हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे पास एक बाइक जिससे मैं अपना घर से कंपनी और कंपनी से घर का सफ़र पूरा करता हूँ। एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज के बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे टालते हुए मैं घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वो भी मुस्कुरा रही थी और मैं भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। मुझे उसकी प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की। वो लड़की कई दिनों तक मुझे दिखी और एक दिन वो मुझे वहाँ नहीं दिखाई दी। मैं बेचैन हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उधर ना कभी बात की थी, इसलिए उसका पता भी नहीं लग सकता था। कई दिनों तक उस लड़की के नहीं दिखने से मैं बेचैन रहा। कई बार तो मैं कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतज़ार भी करता, पर वो मुझे दिखी ही नहीं। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बात करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज़ बाइक से गुजरते हुए देखा करते थे। मैं अचंभित रह गया कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आया और ये मेरे से क्यों बात कर रही है। लेकिन उसकी मीठी बातों में मैं इतना खो गया कि ये सब बातें भूल गया। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने को गए, क्योंकि कभी मैं लड़की से अकेले नहीं मिला था तो घबरा रहा था। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुँचे तो वहाँ वो लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। मैंने काफ़ी फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं घर लौट गया। उस घर में घुसते ही उसका फ़ोन आया तो मैंने गुस्से से कहा कि हम वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आई। तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों साथ लेकर आए थे, मुझसे अकेले मिलने आना था। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसको फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया। मैं एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना कर उससे बात करने को उसकी मम्मी से कहा। उसकी मम्मी ने कहा, पागल हो गए हो क्या, प्रिया को मरे तो 3 महीने हो चुके हैं। मैं हक्का बक्का रह गया और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया और मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैंने सोचा कि जिस लड़की को देख रहा था और जिससे मैं बात कर रहा था वो एक आत्मा थी। मुझे फिर भी विश्वास नहीं आया। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे घर आकर देख लो। मैं प्रिया के घर गया तो प्रिया के फ़ोटो पर माला लगी थी। उसकी माँ ये घटना सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उस दिन से मैंने अपनी वो सिम निकाल कर फेंक दी और नए नंबर के लिए सिम खरीद ली और फिर कभी फ़ोन नहीं आया। लेकिन आज भी मैं अनजान नंबर से अक्सर सहम जाता हूँ। मित्र, ये थी पहली कहानी। चलो बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। एक बार की बात है कि पंडित जी किसी काम से बाहर गए हुए थे, पर 2 दिन के बाद ही उनको 2 लोग उनके घर पर पहुंचाने आए। पंडित जी के घर वालों को उन 2 व्यक्तियों ने बताया कि पता नहीं क्यों कल से ही पंडित जी कुछ अजीब हरकत कर रहे हैं। जैसे कल रात को 7 मज़दूरों ने अपने लिए खाना बनाया था और ये जिद करके उन लोगों के साथ ही खाना खाने बैठे, पर मज़दूरों ने कहा कि पंडित जी पहले आप खा लें फिर हम खाएंगे। और इसके बाद जब ये खाना खाने बैठे तो 7 मज़दूरों को खाना अकेले खा गए। और तो और ये खाना भी आदमी जैसा नहीं, निशाचरों जैसा खा रहे थे। उसके बाद 2 मज़दूर तो डर कर वहाँ से भाग ही गए। फिर हम लोगों को पता चला कि उसके बाद हम लोग भी वहाँ पहुँचे और इनको किसी तरह सुलाए और सुबह होते ही इनको पहुँचाने के लिए निकल पड़े।
इसके बाद वे दोनों व्यक्ति चले गए और पंडित जी भी आराम से अपनी कोठरी में चले गए। कुछ देर के बाद पंडित जी लुंगी लपेटकर घर से बाहर आए और घर वालों के मना करने के बावजूद भी खेतों की ओर निकल गए। घर का एक व्यक्ति भी चुपके से इनके पीछे पीछे हो लिया। जब पंडित जी गांव से बाहर निकले तो अपने ही आम के बगीचे में चले गए। आम के बगीचे में पहुंचकर कुछ समय तो पंडित जी टहलते रहे, पर पता नहीं अचानक उनको क्या हुआ कि आम के नीचे झूलती हुई मोटी मोटी डालियों को ऐसे तोड़ने लगे जैसे हनुमान का बल उनमें आ गया हो। डालियों के टूटने की आवाज़ सुनकर इनके छोटे भाई दौड़कर बगीचे में पहुंचे और इनको ऐसा करने से रोकने लगे। जब इनके छोटे भाई ने बहुत ही मन बलोबल की, तब पंडित जी थोड़ा शांत हुए और घर पर वापस आ गए। इस घटना के बाद तो पंडित जी के पूरे परिवार के साथ ही साथ इनका पूरा गांव भी संशय में जीने लगा। एक दिन फिर क्या हुआ कि पंडित जी अपनी ही कोठरी में बैठकर अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे और इनकी पत्नी वहीं बैठकर रामायण पढ़ रही थी। तभी इनकी पत्नी क्या देखती है कि पंडित जी की शरीर फूलती जा रही है और चेहरा भी क्रोध से लाल होता जा रहा है। अभी पंडित जी की पत्नी कुछ समझती, तब तक पंडित जी अपने ही बेटे का सिर अपने मुंह में लेकर ऐसा लग रहा था कि जैसे चबा जाएंगे, पर इनकी पत्नी डरी नहीं और सभ्य भाषा में बच्चे को छोड़ने की विनती की। अचानक पंडित जी बच्चे का मुंह से निकालकर शांत होने लगे और रोते बच्चे का सिर सहलाने लगे। इस घटना के बाद तो पंडित जी के घरवालों की चैन और नींद ही हराम हो गई। वे लोग पूजा पाठ करवाने के साथ ही साथ कई सारे डॉक्टरों से संपर्क भी किए। यहाँ तक कि उन्होंने कई बड़े बड़े अस्पतालों में भी दिखाया गया, पर डॉक्टरों कोई भी दवा काम नहीं की। और इधर एक दो दिन पर पंडित जी कोई न कोई भयानक कार्य करके सबको सकते में डाल ही रहे थे। डॉक्टरों से दिखाने का सिलसिला लगभग 2 महीने तक चलता रहा, पर पंडित जी के हालात में सुधार नाम मात्र भी नहीं हुआ था। हाँ, पर अब सबके समझ में एक बात आ गई थी, और वो यह कि जब भी पंडित जी की शरीर फूलने लगती थी और उनका चेहरा तमतमाने लगता था, तो घर वाले उनकी पत्नी को बुला लाते थे और पंडित जी अपनी पत्नी को देखते ही शांत हो जाते थे। एक दिन पंडित जी की पत्नी पूजा कर रही थी, तभी पंडित जी वहां आ गए और अपनी पत्नी से हंसकर पूछे कि तुम पूजा क्यों कर रही हो। पंडित जी की पत्नी ने कहा कि आप अच्छा हो जाएं इसलिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित जी हंसने लगे और हंसते हंसते अचानक बोल पड़े कि कितना भी पूजा पाठ कर लो, पर मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो इस लोक भेजने के बाद ही। पंडित जी की ये बात सुनकर पंडित जी की पत्नी सहमी तो ज़रूर, पर उन्होंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है। इस पर पंडित जी ने कहा कि मैं कौन हूँ ये मैं नहीं जानता, और इसने मेरा क्या बिगाड़ा है मैं ये भी नहीं बताऊँगा। पंडित जी की पत्नी ने जब ये बात अपने घर वालों को बताई तो पंडित जी के घर वालों ने उस जवार में जितने सोका पंडित हैं उन सब से संपर्क करना शुरू किया। पहले तो कुछ सोका पंडितों ने झाड़ फूँक किया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन पंडित जी के घर वालों ने पंडित जी को लेकर उसी क्षेत्र के एक नामी सोका के पास पहुँचे। सोखा बाबा कुछ मंत्र बुदबुदाए और पंडित जी की ओर देखते हुए बोले कि तुम चाहे कोई भी हो, पर तुम्हें इसे छोड़कर जाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। जब सोखा बाबा ने भस्म करने की बात कही तो पंडित जी का चेहरा तमतमा उठा और वे कहीं वहीं उस सोखा को कपड़े की तरह पटक कर मारने लगे। सोखा की सारी सेकी रफू चक्कर हो गई थी और वो गिड़गिड़ाने लगा था। फिर पंडित जी की पत्नी ने बीच बचाव किया और सोखा की जान बची। पंडित जी द्वारा सोखा के पिटाई की खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र के कई जिलों में फैल गई। अब तो कोई सोखा या पंडित उस पंडित जी से मिलना तो दूर, उनका नाम सुनकर ही कांपने लगता था। इसी दौरान पंडित जी को लेकर एक देवी माँ के स्थान पर पहुँचा गया, पर देवी माँ ने साफ मना कर दिया कि ऐसे दुष्ट और सभ्य व्यक्ति
कि मुंह भी लगना नहीं चाहती। पंडित जी उस स्थान पर पहुंचकर मुस्कुरा रहे थे और अपनी पत्नी से बोल रहे थे कि जो देवी मेरे आने से घबरा रही है वो मुझे क्या भगाएगी। देवी माँ ने पंडित जी के घर वालों से कहा कि ये कौन है और ये भी पहचानना मुश्किल है। आप लोग इसे लेकर बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर हो सकता है कि ये इस पंडित जी को छोड़ दे। इसके बाद पंडित जी के घर वाले पंडित जी को लेकर बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर गए, पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि अब पंडित जी अपने घर वालों के साथ इन तीर्थों पर आसानी से जाते रहे और घूमते रहे। अधिकतर तीर्थ स्थान घुमाने के बाद भी जब वो प्रेत पंडित जी को नहीं छोड़ा तो पंडित जी के घर वाले घर पर ही प्रतिदिन विधिवत पूजा पाठ कराने लगे। पंडित जी की पत्नी प्रतिदिन उपवास रखकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगी। एक दिन पंडित जी अपने घर वालों को अपने पास बुलाए और बोले कि आप सभी लोग खेतों में जाकर कम से कम एक एक पीपल का पेड़ लगा दीजिए। पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी कि अगर आपकी यही इच्छा है तो एक एक क्या हम लोग 11-11 पीपल का पेड़ लगाएंगे। इसके बाद पंडित जी के घर वाले पंडित जी को साथ लेकर उसी दिन खेतों में गए और इधर उधर से खोज खाज कर एक एक पीपल का पेड़ लगाए और पंडित जी से बोले कि हम लोग बराबर पीपल का पेड़ लगाते रहेंगे। इस घटना के बाद पंडित जी थोड़ा शांत रहने लगे थे। अब वे अपने घर का छोटा मोटा काम भी करने लगे थे। एक दिन पंडित जी के बड़े भाई घर के दरवाजे पर लकड़ी फाड़ रहे थे। पंडित जी वहां पहुंचकर टांगी अपने हाथ में ले लिए और देखते ही देखते लकड़ी को 3 मोटी सिल्लियों को फाड़ दिए। शायद इन तीनों सिल्लियों को फाड़ने में उनके भाई महीनों लगाते। एक दिन लगभग सुबह के 4 बजे होंगे कि पंडित जी ने अपनी पत्नी को जगाया और बोल पड़े, मैं जा रहा हूँ। पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी, अभी तो रात है और इस रात में आप कहाँ जा रहे हैं। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर पंडित जी हंसे और बोले, मैं जा रहा हूँ और वह भी अकेले, तेरे सुहाग को तेरे पास छोड़कर। अब मैं तेरे पति को और तुम लोगों को कभी तंग नहीं करूँगा। तू जल्दी से अपने पूरे घर वालों को जगवाओ ताकि जाने से पहले मैं उन सबसे भी मिल लूँ। पंडित जी के इतना कहते ही पंडित जी की पत्नी आंखों से आंसू बहने लगे और पंडित जी का पैर पकड़कर खूब तेज रोने लगी। अब तो पंडित जी के पत्नी के रोने की आवाज़ सुनकर घर के लोग ऐसे ही भयभीत हो गए और दौड़कर पंडित जी के कमरे में पहुँचे। पंडित जी ने कहा कि अब आप लोगों को कष्ट देने मैं कभी नहीं आऊँगा। उनकी पत्नी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो पंडित जी के अंदर बैठे प्रेत ने कहा कि मैं ब्रह्म पिशाच हूँ, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तेरे पति ने उसी पीपल के पेड़ कटवा दिया था जिस पर मैं हज़ारों वर्षों से रहा करता था। इसने मेरा घर ही उजाड़ दिया था, इसलिए मैंने भी इसको बर्बाद करने की ठान ली थी, पर तुम लोगों की अच्छाई ने मुझे ऐसा करने से रोक। इतना कहकर वो ब्रह्म प्रेत वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।